नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पर्यावरण एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इसका इम्पोर्टेंस देखें तो यूपी पीसीएस में जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो जल संरक्षण इत्यादि से संबंधित होते हैं। जैव विविधता या पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ सबसे संबंधित होते हैं, जिसका उत्तर देने में हमको यहाँ के कुछ पॉइंट उपयोगी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा। इसके अलावा जीएस पेपर 3 जो है वहाँ पर भी हेल्प करेगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी करके जो एक पूरा टॉपिक ही है, जिससे 2-3 प्रश्न तो आते ही हैं, वहाँ पे हेल्प करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पर्यावरण, कुछ बातें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेंस में लिखने लायक की चीज़ें नहीं हैं, और जो मेंस में लिखने लायक की चीज़ें उसको हम थोड़ा ठहर के पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में स्थित एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ है तथा जीवन को सुचारू रूप से चलाने की सहायक दशाएं विद्यमान है, परंतु पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व एक बहुत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जैव मंडल बायोस्फीयर कहा जाता है। ये तो कोई कठिन बात नहीं हुई। पृथ्वी पर जीवन के दशाएं पर्यावरण के प्रभाव पृथ्वी पर जीवन की दशाएं पर्यावरण के प्रभाव एवं परिवर्तन से संचालित एवं प्रभावित होती हैं। ये पॉइंट देखिए कि पृथ्वी पर जीवन की दशाएं क्या होंगी, वो पर्यावरण के प्रभाव एवं परिवर्तन से संचालित एवं प्रभावित होती हैं। पर्यावरण जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि की प्रकृति एवं स्वभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, पर्यावरण जो है वो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि की प्रकृति एवं स्वभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक, प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण एनवायरनमेंट कहलाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ घेरना, टू सराउंड या घिरा हुआ होता है। स्पष्ट है कि समस्त जीवधारियों को भौतिक अथवा अजैविक पदार्थों जैसे कि जल, मिट्टी, वायु घेरे हुए हैं। अतः सजीवों यानी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। तो किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई है, समस्त जीवधारियों को भौतिक अथवा अजैविक चीज़ें घेरे हुए हैं, तो वही उनके आसपास का जो वातावरण है उसे कहते हैं पर्यावरण। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे कहते हैं सहनशीलता परास, टॉलरेंस रेंज। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास, टॉलरेंस का रेंज कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल एनवायरनमेंट और मानव निर्मित पर्यावरण मैन मेड एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण का अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल आते हैं। दूसरी ओर मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है, जैसे कि फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल, परिवहन संकुल
आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यावसायिक संकुल, औद्योगिक संकुल, परिवहन संकुल, ये सब आते हैं मानव निर्मित पर्यावरण में। पर्यावरण के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के घटकों को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: जैविक घटक, अजैविक घटक या भौतिक संघटक, और तीसरा है ऊर्जा संघटक, एनर्जी कंपोनेंट। पर्यावरण के घटकों को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं; अजैविक या भौतिक संघटक, एबायोटिक कंपोनेंट; ऊर्जा संघटक, एनर्जी कंपोनेंट्स। जैविक संघटक में सभी जीवधारी आते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स, जंतु, एनिमल्स। अजैविक संघटक, इसके अंतर्गत जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आदि को शामिल किया जाता है। ऊर्जा संघटक, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है। फिर एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है। मानव पर्यावरण संबंध। चलिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध, इसको समझते हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण का अटूट संबंध है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से ही निरंतर चला आ रहा है। मनुष्य एवं पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रम में मनुष्य में स्वयं को बदलते वातावरण के साथ अनुकूलित एडाप्टेशन करने की क्षमता होती है। इस अनुकूलन के अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे मलेरिया संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कुछ लाल रक्त कणिकाएं दराती के आकार सिकल शेप्ड हो जाती हैं, जिस कारण इनके शरीर में मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ जीवित नहीं रह पाते और वे मलेरिया से सुरक्षित रहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण मानव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे उदाहरण अपने हम आंसर्स में डाल सकते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल जो होती है, सिकल शेप्ड हमारी जो कणिकाएं होती हैं आरबीसी, वो किस कारण से होता है? मलेरिया के कारण होता है। ये एक प्रकार से शरीर की अनुकूलन क्षमता को दिखाता है कि मलेरिया अगर होगा जिन क्षेत्र में जहाँ पर मलेरिया होता है तो वहाँ के लोगों में ऐसा एक अनुकूलन एडाप्टेशन विकसित हो जाता है कि आरबीसी सिकल शेप में हो जाएगी, दराती के आकार की, ताकि जो प्रोटोजोआ है वो आगे मूवमेंट ना कर पाए। फिर से इसको पढ़ लें। मलेरिया संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कुछ लाल रक्त कणिकाएं दराती के आकार जैसी सिकल शेप्ड हो जाती हैं, जिस कारण इनके शरीर में मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ जीवित नहीं रह पाते और वे मलेरिया से सुरक्षित रहते हैं। अगला देखें, ठंडे तथा पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की नाक लंबी और संकरी होती है। कैसे हमारा पर्यावरण मानव के शरीर को, मानव के अनुकूलन क्षमता को प्रभावित करता है कि ठंडे तथा पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की नाक लंबी तथा संकरी नैरो होती है तथा उनके रक्त में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। लंबी तथा संकरी नाक से गुजरते समय बाहर की ठंडी वायु गर्म हो जाती है, जिससे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंच पाता है। तो ये फायदा हो गया। अब बढ़ी हुई आरबीसी अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, जिससे लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उल्लेखनीय है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन O2 की मात्रा कम होती है, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उनमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है कि ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई वो बनी रहे। कितने अच्छे अच्छे 2 उदाहरण मिल गए अपने उत्तर में डालने के लिए कि किस प्रकार से पर्यावरण जो है मानव को प्रभावित करता है। तो मलेरिया से एक उदाहरण मिल गया कि
मलेरिया संभावित क्षेत्रों में जो व्यक्ति होते हैं उनके आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाती है, ताकि जो प्रोटोजोआ हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। और ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में व्यक्ति की नाक लंबी और संकरी होती है, ताकि जो वायु है वो थोड़ा लंबा रास्ता तय करे, गर्म हो जाए, ताकि हमारे फेफड़ों को नुकसान न पहुँचे। इसके अलावा उनके आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाइयों पे ऑक्सीजन कम होती है, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होता है। आरबीसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। ये दो उदाहरण अच्छे हैं, एक मलेरिया वाला, एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए लोगों के लिए। मनुष्य अपनी व्यापक गतिविधियों से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। अब ये तो देखिए कि पर्यावरण कैसे मानव के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब देखेंगे कि कैसे मानव पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। मनुष्य अपनी व्यापक गतिविधियों से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। प्रारंभिक काल में आदि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण से के साथ सहजीवन यानी सिम्बायोसिस का नाता था। वह प्रकृति से फल फूल, दवाएं, पशुओं का मांस आदि ग्रहण करता था। साथ ही वह प्रकृति का संरक्षण भी करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने समाज एवं संस्कृति का विकास किया। इसी प्रक्रम में उसका भी विकास हुआ। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण का अपने स्वार्थों के लिए शोषण करना आरंभ कर दिया। प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास एवं शोषण की यह मानवीय गतिविधियां आज भी जारी हैं, जैसे वनों की कटाई, झूम खेती, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क, रेल पटरियों, नहरों आदि के विकास के कारण आज मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण का संबंध असंतुलित हो गया है, जिसके भयावह दुष्परिणाम प्रदूषण, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि के रूप में देखने को मिलता है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपने जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही हैं। और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन पर चर्चा हो रही है। मनुष्य वैज्ञानिक व तकनीकी रूप से अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों से नुकसान को कितना कम करने में सक्षम है, आर्थिक और राजनीतिक हितों की टकराहट में पर्यावरण पर कितना ध्यान दिया जा रहा है और मनुष्य के प्रति कितना जागरूक है, ये आज के ज्वलंत प्रश्न है। अगला हेडिंग है मानव पर्यावरण संबंध एवं विभिन्न उपागम। ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, मेंस में, कि मानव पर्यावरण संबंध को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न उपागम बताइए। तो 3 उपागम हैं, ये क्या होता है उसको भी देखेंगे ही। एक पर्यावरणीय नियतवादी उपागम, पर्यावरणीय नियतिवादी उपागम, संभववादी उपागम और एक है नवनियतिवादी उपागम। चलो देख, पर्यावरणीय नियतिवादी उपागम, पर्यावरणीय नियतिवादी, संभववादी और नवनियतिवादी। पर्यावरणीय नियतिवादी उपागम, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या डिटर्मिनिज्म। इस अवधारणा के समर्थक एलन चर्चिल, सैम्पल, रिटर, हम्बोल्ट आदि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। तो नियतिवादी में एक नाम ध्यान रख लें, रिटर, छोटा नाम कोई आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए। तो नियतिवादी में हम रख लेते हैं हम्बोल्ट, ये नाम रख लें, अच्छा लग रहा है। यह उपागम पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया इस पर आधारित है। मैन इज मेड बाय अर्थ की अवधारणा पर केंद्रित है, अर्थात प्रकृति मानव जीवन का पालन पोषण करती है। तो हम्बोल्ट कह रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रखते हैं, डिटर्मिनिज्म के समर्थक हैं। इसमें क्या होता है परिभाषा में कि पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया, ऐसी अवधारणा रहती है कि पृथ्वी या पर्यावरण जो प्रकृति है वो सर्वोच्च है, मानव जो है उसके द्वारा पोषित होता है। अतः मनुष्य प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है और प्रकृति के अधीन है।
मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सौंदर्य पक्ष, सुख सुविधाएं आदि प्रकृति पर आश्रित होते हैं। फिर संभववादी उपागम में कोई एक नाम ध्यान रख लें जो इजी सा हो, तो कार्ल सावर। कार्ल सावर यह है पॉसिबिलिज्म यानी संभववादी, कार्ल सावर। इस अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित अवश्य करता है, परंतु मनुष्य के अंदर ऐसी संभावनाएं तथा क्षमता है कि वह पर्यावरण को परिवर्तित कर सकता है तथा उसे अपने तथा समाज के अनुकूल बना सकता है। यह परिवर्तन प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। फिर नवनियतिवादी, नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें नाम ध्यान रखें ग्रिफिथ टेलर का। यह उपागम रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की अवधारणा पर आधारित है। अर्थात प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं और इसका अत्यधिक दहन विनाशकारी हो सकता है। प्रकृति का दोहन आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए ताकि मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध संतुलित रहे। उल्लेखनीय है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का संबंध नवनियतिवादी उपागम से ही है। सतत विकास के आशय है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। तो ये है भाई मानव पर्यावरण संबंध और विभिन्न उपागम। एक है पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच। इस उपागम के अनुसार मनुष्य पारिस्थितिकी का एक घटक है, कंपोनेंट है, एक पार्ट है। उल्लेखनीय है कि पारिस्थितिकी जीवधारियों तथा उनका वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? जीवधारियों तथा उनका वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी है। अतः इस उपागम के अनुसार मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और मनुष्य एवं प्रकृति में सहजीवन, सिम्बायोसिस का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। अब पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। मानव पर्यावरण संबंध में अगला जो हेडिंग है वो है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेंस में ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें देखेंगे पर्यावरण अवक्रमण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। फिर पर्यावरण अवक्रमण के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से पर्यावरण का अवक्रमण होता है, और खनन का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, खनन का। फिर औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट। तो सब चीजें इसमें दिया हुआ है अच्छे से। शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला, आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव, और भी हैं। फिर पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या पैदा होते हैं, इतनी चीजें। आए 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 तो पहले पर्यावरण अवक्रमण क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, फिर अलग अलग चीज़ें कि खनन का पर्यावरण पे प्रभाव, औद्योगिकरण का, कृषि का, शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए।
तो कुल मिला के यहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो हमारे आंसर राइटिंग को एनरिच करने में हेल्प करेगी। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं लेकिन ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। पर्यावरण अवक्रमण यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि शब्द से अगर देख लें, पर्यावरण का डिग्रेड होना, खराब होना, नुकसान होना, प्रदूषण बढ़ना, है ना, मिट्टी की क्वालिटी खराब होना, हवा की क्वालिटी खराब होना, जल की क्वालिटी खराब होना, उसे कहते हैं पर्यावरण अवक्रमण। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी और वायु जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो पर्यावरण अवक्रमण का एक कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी, वायु जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तथा यह मानव जाति और उसकी उत्तरजीविता के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। कुछ मानवीय क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग ने पर्यावरण अवक्रमण की समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि वन पर्यावरण संतुलन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। पेड़ों व वनों की कटाई के कारण उन क्षेत्रों में वर्षा की कमी हो गई है तथा मृदा अपरदन तीव्र हो गया है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आदि के अत्यधिक मात्रा में उपयोग से विषैली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि वायु में मिल जाती हैं। ये गैसें विद्युत संयंत्र, मोटर गाड़ी, उद्योगों से निकलती हैं और वायु को प्रदूषित करती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए स्थान, आश्रय और उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इन सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए भूमि का प्रयोग बदल रहा है। अत्यधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों के उत्पादन करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसके अलावा आधारभूत संरचना के विकास ने भी वनोन्मूलन में वृद्धि की है। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण के कारण भी पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वनोन्मूलन के कारण अगर वन की कटाई होगी, वन को समाप्त किया जाएगा, वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन, गाद का जमाव, अन्य पर्यावरण में क्षति हो रही है, जिसके फलस्वरूप आज वन्य जीवों के संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा कई वन्य जीव प्राणी आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग पेड़ पौधे तथा वन अवशोषित कर लेते हैं, किंतु वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सिंक कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। यह भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी होती है। पर्यावरण अवक्रमण के स्रोत, किन किन कारणों से पर्यावरण का अवक्रमण होता है, नुकसान होता है, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, उसको भी विस्तार से देखेंगे। पर्यावरण अवक्रमण पर्यावरण में उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है, जो मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण होता है। पर्यावरण या किसी निश्चित क्षेत्र की पारिस्थितिकी में यदि प्राकृतिक कारणों से असंतुलन होता है तो वह स्वतः उस असंतुलन को नियंत्रित कर लेता है, किंतु जब एक सीमा के बाद मानवीय हस्तक्षेपों द्वारा पर्यावरण अवक्रमण होता है तो पर्यावरण उसे स्वतः नियंत्रित नहीं कर पाती तथा पर्यावरण अवक्रमण की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी गतिविधियां जिनका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है, उनमें शामिल ये 5 चीज़ें मुख्य हैं। अपने आंसर राइटिंग में हम हमेशा इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि इन सब का पर्यावरण पर नुकसान पड़ता है, और सेपरेटली अगर क्वेश्चन पूछ लें तब तो विस्तार से लिख ही देना है कि खनन का
हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? खनन, आधुनिक कृषि, न खनन, औद्योगिकरण, शहरीकरण। ये तीन तो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। खनन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक कृषि, आधुनिक प्रौद्योगिकी, इन सब का हमारे पर्यावरण अवक्रमण में इनका योगदान है। खनन, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी। अब अलग अलग देखें कि खनन का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट। पृथ्वी धातुओं और खनिज संसाधनों से भरपूर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, यानी एक बार यूज कर लिया तो दोबारा से उसको मतलब पाने के लिए लाखों करोड़ों साल का लंबा समय लगेगा। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, उसे कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। पृथ्वी धातुओं और खनिज संसाधनों से भरपूर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया ने खनन तकनीकों को सुदृढ़ किया है, जिससे संसाधनों का उत्तरोत्तर रूप में तेजी से खनन किया जा रहा है। अब इन संसाधनों के समाप्त होने की आशंका वैज्ञानिकों व विश्लेषकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। पृथ्वी से खनिजों के निष्कर्षण के दौरान बड़ी मात्रा में कूड़े का ढेर उत्पन्न होता है। खनिज अपशिष्टों के ढेर से भूमि का एक बहुत बड़ा भाग घिर जाता है। फिर से इसको देखें। प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया ने खनन तकनीकों को सुदृढ़ किया है, जिससे संसाधनों का उत्तरोत्तर रूप से तेजी से खनन किया जा रहा है। अब इन संसाधनों को समाप्त होने की आशंका वैज्ञानिकों व विश्लेषकों द्वारा व्यक्त की जा रही है। पृथ्वी से खनिजों के निष्कर्षण के दौरान बड़ी मात्रा में कूड़े के ढेर उत्पन्न होते हैं। खनिज अपशिष्टों के ढेर से भूमि का एक बहुत बड़ा भाग घिर जाता है, जो कृषि कार्यों के लिए भी अयोग्य होता है। खनन क्षेत्र अधिकांशतः दुर्गम या वनीय क्षेत्रों में होते हैं, जिससे वनोन्मूलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये देख लिए हम कि खनन का क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे। खूब सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है और वनोन्मूलन भी होते हैं, अपशिष्ट बढ़ता है खूब ज़्यादा, खेती योग्य भूमि नहीं रह पाती। खनन से आसपास का जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषित हो जाता है। जल में जो भारी धातु हैं, आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, ये सब चीज़ें चली जाती हैं, जो तरह तरह के रोग पैदा करती हैं, जैसे इटाई मिनामाता, है ना। नाइट्रेट की मात्रा बढ़ेगी पानी में, तो इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। फिर औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि इन्हीं आवश्यक वस्तुओं के निर्माण का परिणाम है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव इसलिए देखा जाना जरूरी है क्योंकि कच्चे माल के रूप में उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिनके शीघ्र समाप्त हो जाने का खतरा है। उद्योगों से बहुत सारी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायु प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, जो मानव तथा जलीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे जल में जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जो जल प्रदूषण का कारण भी है। इसके अलावा जिसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, वो बढ़ जाता है। उद्योग में ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिस कारण भूमंडलीय तापन की समस्या में वृद्धि हो रही है। अब आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक कृषि का, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि की है, जिससे अधिक से अधिक फसलों को उगाने के लिए वनों की खेती
वनों को खेती के उपयुक्त भूमि में बदला जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई हरित क्रांति ने कृषि में कृत्रिम उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। कृषि में उपयोग किए गए उर्वरकों को वर्षा जल या सिंचित जल अपने साथ झीलों व नदियों तक ले जाता है, जिस कारण जल प्रदूषण भी उत्पन्न हो रहा है। अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की वृद्धि होना जल स्रोतों में सुपोषण यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देता है, जिससे जलीय क्षेत्रों में हरित शैवाल में अत्यधिक वृद्धि होती है व जलीय जीवों पर संकट उत्पन्न होता है। तो यह कृषि का प्रभाव पर्यावरण पर कि खूब ज़्यादा उर्वरक यूज करेंगे तो इससे जल प्रदूषण होगा और सुपोषण बढ़ेगा। फिर कृषि में कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों के साथ वे कीट भी मर जाते हैं जो कृषि में परागण के लिए क्रिया के लिए उपयोगी होते हैं। कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करते हैं। क्या? कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करती हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग खाद्य पदार्थों को भी प्रदूषित कर देता है, तो खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाते हैं और बहुत सारे उपयोगी कीट मर जाते हैं, तो खाद्य श्रृंखला उससे प्रभावित होती है। कृषि में बढ़ता बाजारीकरण उच्च उत्पाद देने वाली किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कृषि में बढ़ता बाजारीकरण उच्च उत्पाद देने वाली किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे उच्च उत्पाद देने वाली फसलें पारंपरिक फसलों वाली कृषि का स्थान ले लेती हैं। पारंपरिक फसलें बहुफसली पद्धति पर आधारित होने के कारण फसल चक्रण के नियमों का पालन करती थीं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती थी। किंतु उच्च उत्पाद वाली फसलें एकल कृषि को बढ़ावा देती हैं, जो लंबे समय में मृदा में पोषक तत्वों में कमी लाती हैं, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। अब शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? शहरीकरण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि शहर अपनी मूलभूत सुविधाओं के कारण जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र होते हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण स्थानीय संसाधनों पर गहन दबाव पड़ता है, जिससे नित नई समस्याओं का जन्म होता है। शहरों में लोगों के निवास, उद्योगों की स्थापना, सड़क व अन्य सुविधाओं के कारण उपजाऊ भूमि का ही उपयोग हो रहा है। यह प्रवृत्ति निकट भविष्य में खाद्य संकट का कारण बन सकती है। शहरी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योगों को शहरों या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ये स्थापित उद्योग शहरों में आज प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। शहरों में परिवहन के साधनों तथा बस, कार, ट्रक आदि से निकलता हुआ धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। घरेलू व औद्योगिक बहिस्रावों को बिना किसी निपटान के सीधे झीलों, नदियों में डाला जाता है, जिससे इन नगरों के समीपवर्ती झील व नदियों का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है और इससे मानव के साथ जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट की इमारतें, सड़क व अन्य आधारीय क्षेत्रों के निर्माण में सीमेंट व कंक्रीट की अधिकता रहती हैं। इन इमारतों को बनाने में पेड़ों, वनीय क्षेत्रों को साफ किया जाता है, जिससे ये कंक्रीट संरचना सौर्य ताप का अधिक अवशोषण करती हैं। नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण आदि के कारण नगरीय धूम कोहरा के निर्माण से नगरीय क्षेत्र का तापमान आसपास के क्षेत्र से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होता है तथा नगर ऊष्माद्वीप हीट आइलैंड के रूप में कार्य करने लगते हैं। इससे किसी नगर में विशिष्ट जलवायु विकसित होती है। यहाँ की मौसमी जलवायुवीय पर्यावरणीय दशाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अब देखेंगे आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव समाज के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।
तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के साथ मानव प्रजाति भौतिकतावादी प्रवृत्ति उच्च उत्पादन पर अधिक जोर दे रही है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे निजी जीवन से लेकर कृषि, विज्ञान, परिवहन, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में तकनीक का व्यापक उपयोग हो रहा है। निश्चित तौर पर तकनीक ने मानव जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, किंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अधिकांश पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है। निम्नलिखित तथ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभिशाप को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य आज अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हित के लिए मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तन करने में सक्षम हो गया है। मनुष्य आज मेघ बीजन द्वारा वर्षा कराने तथा ओलावृष्टि को रोकने में सक्षम हो गया है। इस तरह मनुष्य वायुमंडलीय प्रक्रमों में परिवर्तन करने लगा है और इन परिवर्तनों से जीव मंडल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अब ये मेघ बीजन क्या है? क्लाउड सीडिंग। मेघ बीजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्षण प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों की सहायता से बादलों अथवा अतिशीतित बूंदों का घनीभवन किया जाता है, जिससे ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का यूज करते हैं और सिल्वर आयोडाइड का भी यूज करते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य नदियों पर बांध तथा जलाशय बनाने में सक्षम हो गया है। इन क्रियाओं के गंभीर दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ते हैं, जैसे बड़े बांधों तथा जलाशयों के भार के कारण चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस कारण विनाशकारी भूकंप का आविर्भाव होता है। इसके अलावा बड़े बड़े जल भंडारों के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, जिस कारण प्रभावित क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है। भारत में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध इन्हीं आधारों पर हो रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से आज मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। सिंचाई के साधन जैसे पंप, बोरवेल आदि से सिंचाई के साथ कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा में अति सिंचाई के कारण संलग्न क्षेत्रों में मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है। विलासिता के उत्पादों जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, हेयर ड्रायर आदि के संचालन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन क्षरण हो रहा है। ओजोन क्षरण में मुख्य रूप से गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये कहाँ से निकलते हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, हेयर ड्रायर आदि से। ओजोन क्षरण के कारण सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों के धरातल पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि के साथ चर्म कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास तथा ऊर्जा की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग तथा इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सांद्रण में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। रासायनिक संयंत्रों से जहरीली गैसों के निकलने से न केवल वायु प्रदूषण होता है, बल्कि यह मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। भोपाल गैस त्रासदी, यूक्रेन की चेरनोबिल तथा USA की 3 माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम है। भोपाल गैस त्रासदी इसमें हम उल्लेख कर सकते हैं मुख्य रूप से, और यूक्रेन की चेरनोबिल की घटना। आधुनिक प्रौद्योगिकी के खतरनाक परिणामों में जहरीले रसायनों का उत्पादन, कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन तथा जीवों द्वारा विघटित न होने वाले पदार्थों का भारी मात्रा में उत्पादन जैसे प्लास्टिक आदि प्रमुख है। आज नाभिकीय अपशिष्ट का प्रबंधन
नाभिकीय अपशिष्ट, ये भी एक टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है, का प्रबंधन मानव समाज के लिए गंभीर खतरा है। वास्तव में आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन के खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। इसीलिए आधुनिक तकनीक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह मानव जीवन को खुशहाल व उत्तम बनाने में प्रभावी हो सकें। पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या पैदा हो रही हैं, जैसे हम देखें ग्लोबल वार्मिंग, है ना, तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, फिर जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये पिघल रहे हैं तेज़ी से, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़, भूकंप, ये सब घटनाएं हो रही हैं, सूखा की घटनाएं, और फिर तरह तरह के जो प्रदूषण है उसकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी आ रही है, बहुत सारे जो वनस्पति हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनकी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर आ गई हैं। तो ये सब पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवक्रमण व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जनित हैं। पर्यावरणीय समस्याएं वातावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन हैं जो अवांछनीय हैं, जो स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धारणीयता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर मृदा प्रदूषण, सुपोषण, जल जनित रोग, है ना, जैसे हैजा, टाइफाइड, हम कह लें पीलिया, ये सब चीज़ें होती हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, निमोनिया, ये सब जल जनित बीमारियां हैं। वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना प्रमुख है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख पर्यावरणीय समस्या के रूप में विश्व के सम्मुख बड़ा खतरा है। किसी देश में पर्यावरण के क्षरण का प्राथमिक कारण जनसंख्या का तीव्र विकास है, जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण में गिरावट सतत विकास की चुनौती प्रस्तुत कर देती हैं। भारत की पर्यावरण समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक खतरे, विशेष रूप से चक्रवात, वार्षिक मानसून, बाढ़, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती व्यक्तिगत खपत, औद्योगिकरण, ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धतियाँ और संसाधनों का असमान वितरण है, और इनके कारण भारत के प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक मानवीय परिवर्तन हो रहा है। फिर से देखें, भारत की पर्यावरण समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक खतरे जैसे चक्रवात, वार्षिक मानसून, बाढ़, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती व्यक्तिगत खपत, औद्योगिकरण, ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धति, संसाधनों का असमान वितरण है, और इनके कारण भारत के प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक मानवीय परिवर्तन हो रहा है। अपनी भावी पीढ़ी को पीने के लिए स्वच्छ जल और जीने के लिए स्वच्छ वायु मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि पौधारोपण एवं वन महोत्सव को शासकीय स्तर पर नहीं, बल्कि तिथि त्योहारों की तरह सामाजिक मान्यताओं का हिस्सा बना देना चाहिए। अब देखते हैं सतत विकास क्या है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अलग से भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में, और नहीं भी पूछा जाए तो हम बार बार जो है हर मतलब चाहे गरीबी हो, गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, असमानता में कमी करना है, शहरों का सतत विकास करना है, कुछ भी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्नों में जो है हम सतत विकास का जो बातें हैं उसको कोट कर सकते हैं। सतत विकास, समावेशी विकास, ऐसे शब्दावली का यूज हम बार बार करके अपने उत्तर को थोड़ा सा मतलब अच्छा बना सकते हैं। सतत विकास आर्थिक विकास की अवधारणा है, ये ध्यान रहे, सतत विकास जो है आर्थिक विकास की एक अवधारणा है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना तथा उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सतत विकास है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग विश्व संरक्षण रणनीति नामक रिपोर्ट में किया गया। इसको ध्यान रहे।
सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग विश्व संरक्षण रणनीति नामक रिपोर्ट में किया गया। यह IUCN द्वारा प्रस्तुत की गई थी। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रस्तुत की गई थी विश्व संरक्षण रणनीति, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। सतत विकास शब्द की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या 1987 में एक रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई थी 1987 में। इस रिपोर्ट को WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में सतत विकास को परिभाषित किया गया इस प्रकार से कि सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सतत अथवा अस्थायी विकास की अवधारणा मुख्य रूप से मानव एवं पर्यावरण के बीच संतुलन पर आधारित है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं। यदि मनुष्य इस सीमा से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जिसके भयानक परिणाम मनुष्य को झेलने पड़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उतना ही होना चाहिए जिससे कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं तथा ये आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने में भी सक्षम रहें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सतत विकास की अवधारणा नवनियतिवादी अवधारणा नियो डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत आती है। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण संबंध संतुलित बैलेंस्ड रहना चाहिए। सतत विकास के अंतर्गत 5 क्षेत्र आते हैं: जल, कृषि, जैव विविधता, ऊर्जा, स्वास्थ्य। सतत विकास के अंतर्गत 5 क्षेत्र आते हैं: जल, कृषि, जैव विविधता, ऊर्जा, स्वास्थ्य। सतत विकास की संकल्पना हमें नए प्रकार की संसाधन उपयोग रणनीतियों की ओर ले जाती है। संसाधनों का संरक्षण इसमें आता है किया जाए, उनका अत्यधिक उपयोग कम किया जाए, पदार्थों का पुनर्चक्रण पुनः उपयोग हो, अनवीकरणीय संसाधनों जैसे खनिज तेल व कोयले का कम उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का अधिक प्रयोग करें। सतत विकास की रणनीति, स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की अवधारणा को लागू करने के लिए स्थानिक तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर नीतिगत एवं संस्थागत दोनों प्रकार के परिवर्तन करने होंगे। साथ ही लोगों द्वारा पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने समस्त विश्व में पर्यावरण निम्नीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से ऐसी सुचारू प्रौद्योगिकी विकसित की जानी चाहिए जो ऊर्जा कुशल, स्वच्छ तथा कम जोखिम वाली एवं प्रदूषण रहित हो। सतत विकास और जनसंख्या वृद्धि में निकट संबंध है। सतत विकास और जनसंख्या वृद्धि में निकट संबंध है। यह संबंध समस्या के रूप में विकासशील देशों में अधिक दिखाई पड़ती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य संकट, पर्यावरणीय समस्याएं आदि के लिए उत्तरदायी होती हैं। सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि इस प्रकार हो कि वह संसाधनों के अनुकूल हो। सतत विकास की रणनीति संरक्षण के बिना संभव नहीं है। सतत विकास की रणनीति संरक्षण के बिना संभव नहीं है। तो संरक्षण महत्वपूर्ण है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से न सिर्फ इन संसाधनों का क्षय का खतरा हो गया है,
बल्कि पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके अपने दुष्परिणाम हैं। अतः संसाधनों के संरक्षण की रणनीति बनाई जानी आवश्यक है, जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संचित किया जा सके। एजेंडा 21 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, उसमें एजेंडा 21 आया था। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी विकास से संबंधित चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। एजेंडा 21 एक तुलनात्मक खाका प्रस्तुत करता है जिस पर वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, सरकारों एवं प्रमुख समूहों को उन जगहों पर कार्यवाही करनी है जहां पर भी पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव पड़ रहे हैं। यहाँ जो संख्या 21 है वो 21वीं सदी को प्रदर्शित करती है। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 17वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नए एजेंडा के निर्णायक दस्तावेज को औपचारिक तौर पर अंगीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस सतत विकास शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। ये सब कहीं काम नहीं आएगा मेंस में लिखने के लिए। SDG 2030 अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान सतत विकास लक्ष्य लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 सालों में यानी 2015 से 2030 तक में गरीबी, भूखमरी को समाप्त करना, लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा अपनी दुनिया में बदलाव, टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 सालों में 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स तय किए गए हैं। वो क्या है 17 सतत विकास लक्ष्य? यहाँ चित्र से देखें तो नो पावर्टी, दूसरे में शून्य भूखमरी, तीसरे में क्या है कि स्वास्थ्य, चौथे में शिक्षा, पांचवें में जेंडर इक्वलिटी, छठे में स्वच्छता और पेयजल, सातवें में स्वच्छ ऊर्जा, 8 में आर्थिक विकास, 9 में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखते हैं 1 में गरीबी के सभी रूपों की पूरी विश्व से समाप्ति, 2 में भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो टिकाऊ कृषि वगैरह जहाँ आ जाए तो वो भी सतत विकास लक्ष्य से हम रिलेट कर देंगे। भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरे में सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। 4 में शिक्षा था, तो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। 5 में था लैंगिक समानता, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। 6 में स्वच्छता और पेयजल, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। 7 में ऊर्जा था, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 8 में आर्थिक विकास, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। 9 में क्या है? 3 बार आई, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लचीले बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, समावेशी और सतत औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन। 10 में है असमानता में कमी करना, देशों के मध्य और देशों के भीतर असमानता को कम करना। 11 में सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना।
12 में अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13 में जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। 14 में अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण का उपयोग करना। 15 में भूमि के ऊपर जीवन, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। 16 में क्या है कि न्याय वगैरह, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहीपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17 में सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। तो ये रहा इस पूरे टॉपिक का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।